दोस्तों यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा, लेखपाल भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रतिदिन करवाया जाता है। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करेंगे डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए योजनाओं के नाम, अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो कौन सी योजना है जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। भारत सरकार के द्वारा 1995 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कुल 5 योजनाएं संचालित की जाती हैं। तो आपको इन योजनाओं के नाम बता देता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरी योजना का नाम सुनिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरी योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। चौथी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और पांचवी योजना है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो ये 5 योजनाएं हैं जिसमें अंत्योदय योजना शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। बताइए, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और अहमदाबाद में? सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखना कि सिडबी की जो स्थापना हुई थी यह 2 अप्रैल को हुई थी। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे जो है एमएसएमई के क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए किया गया था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारत में सेज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सेज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसे कहते हैं। तो ये जो एक्ट था यह किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ और सेज का जो नियम था, सेज नियमों के साथ वर्ष 2006 में लागू हुआ। तो देखो यहाँ पर पारित करने की बात हो रही है ना, अगर लागू करने वाला प्रश्न होता तब 2006 इसका उत्तर होता और पारित हुआ था 2005 में। तो आपको बता दें यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु, जैसे कि सेज एक विशेष रूप से निर्धारित किया गया शुल्क मुक्त भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे व्यापार संचालन, शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। सेज का संचालन और विनियमन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और ये भी याद रखना कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो सेज होता है, इसकी जो नीति है यह वर्ष 2000 में पेश की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? निर्यात में संवर्धन, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश आकर्षित करना, रोजगार का सृजन और अवसंरचना सुविधाओं का विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, सही है। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति भी कहते हैं इसे, यह खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। और धूसर क्रांति बागवानी उत्पादन, ये गलत है। तो ये सुमेलित नहीं है। जो धूसर क्रांति होती है फ्रेंड्स, यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक फर्टिलाइजर का उत्पादन। और अच्छा, एक और होती है क्रांति, बताओ कि जो सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? तो जो सुनहरी क्रांति फ्रेंड्स ये बागवानी से संबंधित है। ठीक है, सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी से संबंधित है। और तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? मनरेगा का जो शुभारंभ हुआ किस वर्ष किया गया था? देखो प्रश्न है कि प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तब इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000। बताओ, वर्ष 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट
यानी कि ये जो नरेगा था ये 2005 में पारित किया गया था। और पहले चरण में आपको याद होगा इसे 200 जिलों में लागू किया गया था। फिर उसके बाद अप्रैल 2007 में इसमें 130 अन्य जिले जोड़े गए। फिर 1 अप्रैल 2008 की बात करें, 1 अप्रैल 2008 में शेष बचे जिलों को इसमें शामिल किया गया। 2 अक्टूबर 2009, ये डेट भी याद रखना, इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। पहले इस योजना का नाम क्या था? नरेगा था, NAREGA, NAREGA, पहले ये नाम था इसका। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बेसल मानक वित्तीय प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो बेसल है यह मानक वित्तीय प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली, यानी कि विकल्प ए सही है। तो बेसल मानक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बनाए गए मानक हैं और इनका उद्देश्य इन मानकों के पालन द्वारा बैंकों को ऋण जोखिमों से निपटने के लिए एक न्यूनतम पूंजी को बनाए रखने से है। वर्तमान समय में बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 ये अलग अलग मानक हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। तो इस प्रकार से मानक जो हैं वो बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरडा का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि इरडा का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। भारत में बीमा उद्योग के विकास और पॉलिसी धारकों के हितों को संवर्धित तथा विनियमित करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा 19 अप्रैल 2000 में इरडा की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। SS तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विदेशी मुद्रा भंडार, पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता, विदेशी संस्थागत निवेश और विनिवेश व्यवस्था। SS तारापुर समिति से संबंधित है ये प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से। तो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का तात्पर्य रुपए का चालू खाते और पूंजी खाते दोनों स्तरों पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्य मुद्रा में परिवर्तनीयता से संबंधित होता है। इसका तात्पर्य है कि घरेलू तथा विदेशी परिसंपत्तियों को बाजार निर्धारित विदेशी विनिमय दर पर आपस में बदलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो मतलब घरेलू और जो विदेशी आपकी संपत्तियां हैं उसमें बाजार के हिसाब से उनको आपस में एक्सचेंज करना। भारत में अभी इसे लागू नहीं किया गया है। इसको लागू करने संबंधी सुझाव देने के लिए RBI के द्वारा SS तारापुर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी और भारत में 1994 में 1994 में चालू खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता को लागू किया गया था। चालू खाते में आयात निर्यात और अदृश्य व्यवहार आते हैं। इस प्रकार वर्तमान में भारत में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता लागू है, न कि पूर्ण परिवर्तनीयता। तो ये जरूर याद रखना आप। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। आपको बताना है कि रुद्राक्ष किस देश की सहायता से बनाया गया था? सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि जापान की सहायता से। तो आपको याद होगा कि 15 जुलाई 2021 रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। वाराणसी के सिगरा में इस रुद्राक्ष सेंटर को जापान के सहयोग से बनाया गया है और इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा देखने के लिए। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के अवसर को प्रदान करना है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा किस स्थान पर? बताओ। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा। सही जवाब ऑप्शन सी है, इसे नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोकसभा में ये जानकारी दी गई थी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी थी कि भारतीय विरासत संस्थान कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान,
अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, एपिग्राफी और न्यूमिटज्मिक्स, जिसको कहते क्या है, पांडुलिपि विज्ञान। तो इन चीज़ों के लिए इसे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन सी, नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? बगराम, आपको याद होगा जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भागा था, ठीक है। तो ये जो बगराम एयरफील्ड है ये कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। और ये चर्चा में था क्योंकि अमेरिकी सेना ने 20 सालों के बाद बगराम को छोड़ दिया था और अमेरिका ने मतलब कोई एक निर्णायक कदम नहीं उठाया था। बस यूँ सोचिए कि आधे अधूरे में छोड़ के चले गए। और जब से ये नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, इनके जो निर्णय हैं ना वो मतलब एक सही निर्णय मुझे नहीं लगता। मुझे ट्रम्प की अपेक्षा भी ये थोड़े से कमज़ोर राष्ट्रपति नज़र आते हैं। बाकी आपकी राय जो होगी वो अलग होगी, हो सकता है, मैं भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीच में ही छोड़ के मतलब हर जगह बस कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि हम बचे रहें बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था? तो सही जवाब इसका MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। आपको पता ही है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन था या 2021 में किया गया था और इसमें जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे वो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। तो 30 जुलाई 2021 को टोक्यो खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई इन्हीं दोनों महान खिलाड़ियों के द्वारा की गई थी। जबकि इस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में बजरंग पुनिया को नामित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक का समापन 8 अगस्त को हुआ था और यह पहली बार है जब भारत के 2 ध्वजवाहकों में एक पुरुष और एक महिला को शामिल किया गया था। 4 जुलाई 2021 को किस महान व्यक्तित्व की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो आपको याद होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को और 4 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि होती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। 4 जुलाई 2021 को स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हुआ था और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने वैश्विक ख्याति अर्जित की थी। इसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 4 जुलाई 1902 ये वही बहुत ही सैड डे कह सकते हैं आप, जिस दिन इनका निधन हुआ था और इनका स्वास्थ्य खराब था। फिलहाल लास्ट डेज ऑफ स्वामी विवेकानंद करके एक कहीं पर ऐसे है, मैं कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। आपको बहुत ही शानदार लगता है मुझे, मतलब कि जब इनका अंतिम दिन था उस दिन भी ये सुबह से लेकर जब तक इन्होंने अपना देह त्याग किया पूरी दिनचर्या के बारे में लिखा गया है। मतलब उस दिन भी ये बहुत ही सकारात्मक थे, बहुत ही धैर्यवान थे और इनको ये पता था कि आज इस देह का मुझे त्याग करना है। उसके बावजूद वो कोशिश करते रहे कि आज का दिन जो है पूरी संपूर्णता के साथ जिया जाए और जीवन है भी यही, पूरे जीवन को संपूर्णता के साथ जीना ही तो जीवन है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो आती जाती रहती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।